हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम मध्यकालीन भारत में पढ़ रहे थे और आज हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य के अयोग्य शासक यानी कि मुगल साम्राज्य का जब पतन शुरू हुआ था औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात, और जो मुगल साम्राज्य था इसमें सारे के सारे अयोग्य शासक रह गए थे। उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे, अर्थात मुगल साम्राज्य का जो पतन था हम उसके बारे में हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसमें कुछ शासक हैं जिनको मैंने इसमें सेलेक्ट किया है, जिनके बारे में हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो ज्ञानकोश नाम से ही टेलीग्राम चैनल है और ज्ञानकोश नाम से ही फेसबुक पेज है। आप लोग वहां से इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां से जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसके पीडीएफ आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आज की वीडियो में मुगल साम्राज्य के कुछ अयोग्य शासक जानकारी प्राप्त करते हैं कि मुगल साम्राज्य का जो पतन है उसमें ये वीडियो आती है कि आज ऐसा समझ लीजिएगा मध्यकालीन भारत समाप्त करके हम आधुनिक भारत की तरफ प्रवेश करते हैं। तो चलिए बात करते हैं। प्लेलिस्ट बना दी गई है। अगर आपको कोई भी प्रकार की वीडियो जैसे करंट अफेयर, टॉप करंट अफेयर, जीएस, हिस्ट्री, हिंदी, संस्कृत, मनोविज्ञान, किसी भी प्रकार की वीडियोस देखनी है तो आप प्लेलिस्ट से जाकर के देख लीजिएगा। आसानी से आप लोग उनको ढूंढ पाएंगे। अब हम पढ़ते हैं मुगल साम्राज्य का पतन। सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं बहादुर शाह प्रथम। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी उसके पश्चात जो शासक बनता है उसका नाम था बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह जो था वो औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र थे मुअज्जम, मोहम्मद आजम और काम बख्श। इनमें उत्तराधिकार के लिए युद्ध होने लगे और इस युद्ध में जो मुअज्जम था, जो पहला पुत्र था मुअज्जम, वो जीत गया और वह 65 वर्ष की उम्र में बहादुर शाह प्रथम के नाम से शासक बनता है। कि 65 वर्ष की उम्र में वह बहादुर शाह प्रथम के नाम से, ओरिजिनल नाम तो उसका मुअज्जम था लेकिन वह बहादुर शाह प्रथम के नाम से राजगद्दी पर बैठता है। बहादुर शाह ने मराठों और राजपूतों के प्रति मित्रतापूर्ण नीति अपनाई और 1683 में उसने संभाजी के पुत्र शाहू को मुगल कैद से आजाद कर दिया। ये उसने लक्षण दिए थे कि वह जो था, बहादुर शाह जो था, वो एक मित्रतापूर्ण जो है व्यवहार करना चाहता था आने वाले सभी के लिए। बात करते हैं आगे। बहादुर शाह ने औरंगजेब द्वारा लगाए गए जो जजिया कर था उसकी भी वसूली बंद कर दी थी, क्योंकि जजिया कर जो था ये गैर मुस्लिम लोगों से पर लगाया जाता था। ये भी इसने बंद कर दिया था। लोग बहादुर शाह को शाह बेखबर के नाम से जानते थे। शाह बेखबर के नाम से इसलिए जानते थे कि ऐसा माना जाता है कि जो बहादुर शाह था उस बहादुर शाह को अपने राज्य में क्या हो रहा है वो इस बात से भी बेखबर रहता था, अनजान रहता था, इसलिए उसे शाह बेखबर के नाम से जाना जाता था। बहादुर शाह ने बुंदेला सरदार, छत्रसाल और जाट सरदार चूड़ामन से मेल मिलाप किया। यह बताया था कि औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जो बहादुर शाह था वो अन्य राजाओं से मित्रता पूर्वक व्यवहार करने लगा था। जितने भी सरदार थे या जाट थे या अन्य जो मराठे थे उनके साथ में ये मित्रता पूर्वक व्यवहार करने लगा था। इसके पश्चात बहादुर शाह ने आमेर के राजा जयसिंह को मिर्जा राजा जयसिंह सवाई की उपाधि से नवाजा था। उसके पश्चात बात करते हैं कि जयसिंह द्वितीय ने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, तो जो दिल्ली का जंतर मंतर है इसका निर्माण किसने करवाया था? ये बनवाया था जयसिंह द्वितीय ने, ठीक है। और इसके अलावा उन्होंने मथुरा, जयपुर, उज्जैन और वाराणसी में भी ये कुछ वेधशालाएं बनवाई थी। उसके पश्चात राजपूत राजा सवाई सिंह ने खगोल शास्त्र संबंधी पर्यवेक्षक में सहायता देने के लिए जिज मोहम्मद शाही नामक सारणियों का सेट तैयार किया था। इसे यूक्लिड की कृति रेखागणित के तत्व का संस्कृत में अनुवाद भी करवाया था। तो ये कुछ काम थे जो कि राजपूत शासक राजा सवाई जयसिंह ने करवाए थे। वेधशाला, खगोल शास्त्र में वो निपुण थे, जो कि सारे के सारे जो जंतर मंत्र थे उनका निर्माण उन्होंने करवाया था। बात करते हैं कि जहांदर शाह, जिन्होंने 1712 से 1713 तक शासन किया था। जहांदर शाह भी उत्तराधिकारी के युद्ध में अपने भाई अजीम उश शान, रफी उश शान और जहान शाह की हत्या करके शासक बनाया था। तो इसने अपने भाइयों की हत्या करने के पश्चात शासन प्राप्त किया था।
जहांदार ने शासन को प्राप्त करने के बाद में क्या किया कि जो शक्तिशाली अमीर था, उसका नाम था जुल्फिकार खान, उसकी सहायता ली थी। जो अपना शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित किया था इसने, जहांदार शाह ने, उस साम्राज्य को स्थापित करने के लिए इसने एक शक्तिशाली व्यक्ति की मदद ली थी, शक्तिशाली अमीर की मदद ली थी। उसका नाम था जुल्फिकार खान। जुल्फिकार खान की सहायता से यह अपने भाइयों का वध करके शासक बनता है। भ्रष्ट और अनैतिक आचरण वाले जहांदार शाह पर उसकी प्रेमिका लाल कुंवर का काफी प्रभाव था। यह एक ऐसा शासक था जिस पर जो इसकी प्रेमिका थी लाल कुंवर, उसका अत्यधिक प्रभाव था। वो अब हस्तक्षेप करने लगी थी, राज्य में भी हस्तक्षेप करने लगी थी, इसके प्रत्येक कार्य में हस्तक्षेप करती थी। जहांदार ने आमेर के राजा सवाई जयसिंह को मिर्जा की उपाधि के साथ में मालवा का सूबेदार भी बना दिया था। तो सवाई जयसिंह जिसने जंतर मंत्र की स्थापना कराई थी, इसको मिर्जा की उपाधि दी थी, साथ साथ में जो मालवा प्रदेश था इसका सूबेदार भी बना दिया था। जहांदार ने मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी थी, साथ में महाराजा की उपाधि के साथ साथ में उसे गुजरात का सूबेदार के पद पर भी नियुक्त कर दिया था। और यहां से जहांदार शाह को भी एक उपनाम दिया गया है, क्या कि लंपट मूर्ख। ऐसा कहा जाता है कि जो जहांदार शाह था वो लंपट मूर्ख था। लंपट मूर्ख का अर्थ है पूरी तरह से वह बेवकूफ था, मूर्ख था। क्यों? क्योंकि अन्य राजाओं के साथ ना तो उसको नीतियों का पता था, ना उसको नैतिकता का पता था। साथ में जो उसकी प्रेमिका थी उसका अत्यधिक जो प्रभाव था उसके शासन में देखने को मिलता है। इस प्रकार से उसे क्या नाम दिया गया था? लंपट मूर्ख। तो इस बात को आपने ध्यान रखना है कि जो उपनाम है, ये उपनाम बहुत बार पूछते हैं, तो इन उपनामों को आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। तो पिछला जो था वो था शाह बेखबर, और ये जहांदार शाह जो है ये था लंपट मूर्ख। इसी प्रकार के कुछ और भी नाम आएंगे जो कि मैं आप लोगों को बताता रहूंगा। ये एक और लीजिए नाम, घृणित कायर फर्रुखशियर, जिन्होंने 1713 से 1719 तक शासन किया था। इसने मुगल शासक बनने के लिए जो सैयद बंधु थे अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान, इन दोनों के साथ में सहयोग प्राप्त किया था। सैयद बंधुओं ने मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को युद्ध में पराजित किया, और उसकी पुत्री जो थी, अजीत सिंह की जो पुत्री थी, उसका विवाह किसके साथ कर दिया था? फर्रुखशियर के साथ में कर दिया था। फर्रुखशियर ने तुरानी दल से एक अमीर निजामुल मुल्क और चिनकलिच खान, ये दोनों जो थे ये तुरानी दल के अमीर थे। इनको दक्कन के 6 मुगल सूबों की सूबेदारी सौंप दी थी। उसके पश्चात फर्रुखशियर ने शाहू को स्वराज्य और दक्कन के 6 प्रांतों का चौथ मतलब 1/4 हिस्सा जो कि कर के रूप में देते थे, और सरदेशमुख वसूल करने का अधिकार दिया। सरदेशमुख ही एक ऐसा कर होता था जो कि शिवाजी ने लगाया था कि हम सबसे बड़े सरदेशमुख हैं, इसलिए हमें कर दीजिएगा। तो ये सरदेशमुख कर जो था ये, और इसके साथ में जो चौथ का कर था, 1/4 जो कर होता था, ये शाहू को स्वराज्य और दक्कन के का ये कर लेने का अधिकार भी उसने दे दिया था। बात करते हैं उसके आगे कि फर्रुखशियर को दुर्बल, कायर और निंदनीय होने के कारण घृणित कायर कहा गया। ये कायर भी था, डरपोक भी था, और इससे लोग घृणा भी करते थे। क्यों? क्योंकि हर कार्य में दुर्बलता दिखाता था। ये शासक होकर भी पीठ दिखाना पसंद करता था, कायर था। ये घर से मतलब जो शासन था उससे बाहर निकलना पसंद नहीं करता था, राज दरबार के बाहर। उसके पश्चात फर्रुखशियर की मृत्यु के पश्चात जो सैयद बंधु थे उन्होंने बहुत जल्दी करके एक के बाद एक रफी उद्दौला और रफी उद्दर जात को मुगल बादशाह बनाया था। जैसे ही घृणित कायर की मृत्यु होती है, फर्रुखशियर की मृत्यु होती है, तो उसके पश्चात ये जो 2 सैयद बंधु थे उन्होंने भी कुछ जो अपने जो 2 शासक थे इनको राजा बना दिया था, रफी उद्दौला और रफी उद्दर जात। रफी उद्दौला को शाहजहां द्वितीय की उपाधि से शासन पर सौंप दिया गया था, और फर्रुखशियर ने ब्रिटिश को बंगाल, हैदराबाद और गुजरात का क्षेत्र जो था वो कर मुक्त कर दिया था। कि जहां पर जो ब्रिटिश यहां पर आ गए थे उस समय ब्रिटिश जो अंग्रेज भी तो भारत आ चुके थे, तो इन अंग्रेजों को जो बंगाल का क्षेत्र था, हैदराबाद का क्षेत्र था और जो गुजरात का क्षेत्र था वो सारे कर मुक्त कर दिए थे अंग्रेजों के लिए। उसके बाद आता है मोहम्मद शाह रंगीला। पूरा नाम है मोहम्मद शाह रंगीला, वैसे नाम था मोहम्मद शाह। इसे भी रंगीला नाम की उपाधि दी गई। ये 1719 से 1748 तक शासन करता है।
रोशन अख्तर सैयद बंधुओं के सहयोग से इसे मोहम्मद शाह की उपाधि दी जाती है और मोहम्मद शाह की उपाधि से यह मुगल बादशाह बनता है, सिंहासन पर बैठता है। मुगल शाह को सुंदरी एवं युवतियों और हिजड़ों के प्रति अत्यधिक लगाव था, रुझान था। इसी के कारण इसे मोहम्मद शाह को रंगीला कहा जाता है। ये शराब और शबाब में डूबा रहता था, इस कारण से भी इसे रंगीला नाम दिया गया है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन से शासक, कौन से मुगल शासक को रंगीला की उपाधि दी गई है, तो मोहम्मद शाह को दी गई है। कारण बता चुका हूं कि सुंदर युवतियों और हिजड़ों के प्रति इसका अत्यधिक रुझान था, जिस कारण से इसे क्या नाम दिया गया था, रंगीला नाम दिया गया था। बात करते हैं कि 13 फरवरी 1739 को करनाल के युद्ध में ईरान के नेपोलियन नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को हरा दिया था और विश्व प्रसिद्ध जो कि कोहिनूर हीरा, वो यहां से शाहजहां का, और इसके साथ साथ में कोहिनूर हीरा तो था ही साथ में जो पिछले शासक हुए थे मुगल शासक शाहजहां, जिन्होंने की ताजमहल का निर्माण कराया था, शाहजहां ने ही एक मयूर सिंहासन जिसका नाम था तख्ते ताउस, उसमें वो उस सिंहासन में वो कोहिनूर हीरा साथ जड़ दिया था, तो उस सिंहासन को भी लेकर के अपने साथ में चला गया था। इस प्रकार से मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम बादशाह कौन था? अंतिम बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला अंतिम शासक था जो कि इस मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस पर बैठा था। पहला शाहजहां था क्योंकि शाहजहां ने निर्माण कराया था, और अंतिम जो था वो था मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह के समय में ही अहमद शाह अब्दाली 1747-48 ने भारत पर आक्रमण किया था। मोहम्मद शाह के समय में हैदराबाद, बंगाल, भरतपुर, मथुरा, फर्रुखाबाद, इन क्षेत्रों को ये स्वतंत्र हो चुके थे। इन्होंने यहां पर स्वतंत्र शासन स्थापित हो चुका था, क्योंकि ये जो था ये अपने शासन में खोए नहीं रहते थे, ये सिर्फ अपने राज सिंहासन के चिपके रहते थे, इसलिए जो दूर के प्रदेश थे वो इनकी पकड़ से छूटते जा रहे थे। बात करते हैं कि अहमद शाह 1748 से 1754। अहमद शाह के शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली ने 1748 से 59 तक कुल 5 बार आक्रमण किए हैं। अहमद शाह अब्दाली ने अपने द्वारा जीते गए जो प्रदेश थे वो भारत के राज्यों को सरदार किसे बना दिया था? जो भारत में अहमद शाह अब्दाली ने अपने क्षेत्र जीत लिए थे ना, इन क्षेत्रों को किसे सौंप देता है? नजीबुद्दौला के। नजीबुद्दौला उसी के साथ में अहमद शाह अब्दाली के साथ में ही सरदार था, जिसे नजीबुद्दौला को ही ये भारत में जीते हुए प्रदेश देख करके वो वापस चले जाता है। अहमद शाह ने हिजड़ों के सरदार जावेद खान और नवाब बहादुर को कौन सी उपाधि दी थी? ये अहमद शाह जो था इसने हिजड़ों का सरदार था जिसका नाम था जावेद खान। इस जावेद को नवाब बहादुर की उपाधि भी दी थी। उसके साथ साथ वजीर इमादुल मुल्क जो था इसने मराठों के सहयोग से अहमद शाह को हटा दिया था, पद से हटा दिया था, और अजीजुद्दीन को आलमगीर द्वितीय के नाम से बादशाह बना दिया था। ये जानकारी यहां से थी। अब बात कर लेते हैं हम कि मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं उनके संस्थापक, क्योंकि मुगल बादशाहों की पकड़ अब कमजोर होने लगी थी। अब मुगल बादशाहों की जो पकड़ थी वो कमजोर होने लगी थी। इसी का फायदा उठाने से कुछ क्षेत्र मुगल के अधीन होते हुए भी वो स्वतंत्र होने लगे थे। जैसे अवध, इसके संस्थापक थे सआदत खान। हैदराबाद के संस्थापक थे चिनकिलिच खान, या इसका नाम था निजामुल मुल्क आसफ जाह। उसके बाद आता है, बात करते हैं कि रुहेलखंड की स्थापना करी थी वीर दाऊद और अली मोहम्मद खान ने। बंगाल की स्थापना करी थी मुर्शिद कुली खान ने। कर्नाटक में स्वतंत्र करा लिया था सादुतुल्ला खान ने, और भरतपुर में आए थे चूरामन और बदन सिंह। इन्होंने ये जो क्षेत्र थे ये सारे स्वतंत्र करा लिए। उसके बाद आता है आलमगीर द्वितीय, जिसने 1754 से 1759 तक शासन किया था। आलमगीर द्वितीय ने अपने वजीर इलादुल मुल्क का कठपुतली का शासक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो आलम द्वितीय का वजीर था जिसका नाम था इलादुल मुल्क की जिस प्रकार से कहता था, जो कुछ भी कहता था, ये आलमगीर द्वितीय वही सारी बातें उसकी मानता था। ठीक है, अब बात करते हैं इमादुल मुल्क ने 1759 में
बादशाह की हत्या कर दी थी, क्योंकि ये उसका वजीर था और इसने बादशाह की हत्या कर दी थी, यानी कि आलमगीर द्वितीय की हत्या कर दी थी। उसके बाद बात करते हैं कि शाह आलम द्वितीय, आलमगीर द्वितीय के पश्चात अलीगौर शाह आलम द्वितीय की उपाधि के साथ में कौन बैठता है, शासन कौन करता है, शाह आलम द्वितीय, जो कि 1759 से 1806 तक शासन करता है। पानीपत का जो तीसरा युद्ध था 1761 में शाह आलम द्वितीय के समय में हुआ था और सम्मिलित रूप से शाह आलम द्वितीय, बंगाल का जो नवाब था मीर कासिम, हालांकि वो हटा दिया गया था पद से, लेकिन मीर कासिम और अवध के नवाब सुजाउद्दौला को बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेज सेनापति मुनरो ने पराजित कर दिया था। ठीक है, तो ये सारी बातें वहां से हुई थी। पानीपत के तीसरे युद्ध में 1761 में हुआ था और बक्सर का जो युद्ध हुआ था 1764 में हुआ था, वहां अंग्रेजों के सेनापति कौन थे। तो यहां अगर पूछा जाए अंग्रेजों के सेनापति कौन थे, तो वो थे मुनरो। उसके बाद बात करते हैं अगले उसमें कि बक्सर के युद्ध के पश्चात अंग्रेजों से पराजित होने के बाद शाह आलम द्वितीय को 1765 में इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी थी, जिसके तहत बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जो दीवानी थी वो किसे सौंप दी गई, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दी गई। और शाह आलम द्वितीय के समय में ही 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और 1780 में रूहेला सरदार गुलाम कादर ने सम्राट आलम शाह को अंधा करवा दिया था और 1806 में उसकी हत्या भी कर दी गई थी। तो ये सारी बातें यहां से थी। उसके बाद आता है अकबर द्वितीय, जो कि 1806 से 1837 तक शासन करता है। अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था, अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ऐसा शासन था, जैसे मैंने पिछले में बताया ना कि 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर आक्रमण कर लिया था, अंग्रेजों ने दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया था, लेकिन अंग्रेजों ने शासन सौंप दिया था किसे, अकबर द्वितीय को, यानी कि मुगल बादशाह को ही शासन सौंप रखा था, बस अपने अधीन कर लिया था उसको। ठीक है, उसके पश्चात मुगल सम्राट की जो सत्ता थी उसको कमजोर होने के कारण ब्रिटिश सत्ता जो थी वो अस्थायी रूप से स्थापित हो चुकी थी। बादशाह दिल्ली के लाल किले में बंदी की भांति रहते थे। जब ये बादशाह जो थे दिल्ली के, ये लाल किले में ही रहने लगे थे, इस प्रकार से रहते थे जैसे कि कोई बंदी हो, इस प्रकार से दिल्ली के लाल किले में वो रहने लगे थे। उसके पश्चात बात करते हैं कि अकबर द्वितीय के मरने के पश्चात, यानी कि मरने के पश्चात में मृत्यु तक, अकबर द्वितीय जो था 1806 में जो शासन करना शुरू करता है, ये अपने पूरे जीवन जब तक मृत्यु करता है, जब तक अंग्रेजों का बंदी ही बनकर रहा था। अकबर द्वितीय ने अपनी पेंशन बंधवाने के लिए राजा राम मोहन राय को कहां भेज दिया था, इंग्लैंड भेज दिया था। वहीं पर उनकी ब्रिस्टल इंग्लैंड में 1830 में ही मृत्यु हो गई थी। अकबर द्वितीय ने ही राम मोहन राय को राजा की उपाधि भी दी थी और अकबर द्वितीय की मृत्यु जो थी वो 1837 में हो गई थी। 1837 में इसकी मृत्यु हो जाती है, जो कि अंग्रेजों के अधीन या बंदी बनकर ही ये रहता है। बात करते हैं कि बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 54। अकबर द्वितीय के पश्चात बहादुर शाह द्वितीय जो था वो मुगल अंतिम बादशाह बना था। अंतिम मुगल बादशाह कौन था, ये था बहादुर शाह द्वितीय। ये इसे शायरी करने का बड़ा शौक था, शायरियां लिखता था, लेकिन शायरियां किस नाम से लिखता था, तो ये लिखता था शायरियां जफर के नाम से, तो इसका नाम फिर बहादुर शाह जफर भी हो गया था। शायरी करने का शौकीन था ये, इसलिए इसका नाम बहादुर शाह जफर कर दिया गया था। 1857 का विद्रोह में भाग लेने वाला बहादुर शाह द्वितीय एकमात्र मुगल बादशाह था जो कि 1858 में अंग्रेजों ने गद्दी से हटा दिया था और इसे रंगून भेज दिया था। रंगून कहां है, म्यांमार में है, और रंगून में ही बहादुर शाह की मृत्यु जो है वो 1862 में हो जाती है। और इस प्रकार से जो बाबर ने भारत में स्थापना करी थी मुगल साम्राज्य की, उसका पतन 1707 में होना शुरू हो गया था और बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर के अंतिम मुगल बादशाह होता है जो अंग्रेजों से युद्ध करता है 1857 की क्रांति में। उसके पश्चात वह बंदी बना लिया जाता है और 1862 में रंगून म्यांमार में ही उसकी जेल में ही मृत्यु हो जाती है। तो ये थी मुगल बादशाहों की कहानी। उसके पश्चात मैं आप लोगों के लिए आधुनिक भारत से नई चीज लेके आऊंगा, भारत और सामाजिक
सांस्कृतिक जागरण। अगली वीडियो में हम ये पढ़ेंगे। ये वीडियो पूरी तरह से पूजा पब्लिकेशन की सामान्य ज्ञान से ली गई है। IAS PCS की बुक है, पूरी तरह से NCERT बेस्ड है, संशोधित संस्करण है, इसलिए मैं यहां से पढ़ाता हूं। इस बुक के से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, नंबर लिखे हैं आपके सामने, PDF या किसी भी चीज के लिए आप लोग कॉल कर सकते हैं। उसके पश्चात अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, ये सीरीज पसंद आ रही है, तो ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी प्रकार से और भी वीडियोस मिलती रहें। PDF के लिए ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और ज्ञानकोश फेसबुक पेज को ज्वाइन करें। तो आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।